हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो भाई हम आज जो यूजीसी नेट और जो हरियाणा प्रोफेसर का पेपर होएगा उसका जो सिलेबस है, ठीक है, उसकी भी मैंने उपन्यास की सीरीज आपकी चला रखी है। और आज ये अपना 5वां उपन्यास है। ठीक है, 5वीं क्लास है अपनी उपन्यास की। ठीक है, और हमारे उपन्यास का क्या नाम है? बाणभट्ट की आत्मकथा। और ये भी यूनिट 6 जो उपन्यास वाली है उसमें से ये है भाई। तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये हमारा उपन्यास है। ठीक है, ये आत्मकथा पे मत जाना भाई, आत्मकथा नहीं है ये, क्या है, एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? ये एक उपन्यास है। और किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ध्यान से देखना, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1946 में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। जो भाई बाणभट्ट की आत्मकथा है वो उपन्यास वह कब प्रकाशित हुआ था? 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और जो इसकी कथा है बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, उपन्यास की जो कथा है वो 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। ठीक है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की भी संज्ञा दी जाती है। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसको भाई क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास की भी संज्ञा दी जाती है, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी है। तो अभी जो बाणभट्ट की आत्मकथा वो कैसी शैली में लिखी गई है? वो कथानक शैली में लिखी गई है। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्धा महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री, ठीक है, व्योमकेश शास्त्री जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या था? छद्म नाम था। क्या भी? व्योमकेश शास्त्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? छद्म नाम है, ने यह उपन्यास लिखा। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है। क्या भाई? जो मिस कैथरीन है वो क्या है? एक काल्पनिक किरदार है और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में यह उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया है। क्या भाई? जो ये उपन्यास है वो इतिहास और कल्पना, ठीक है, इतिहास प्लस में कल्पना की को मिलाकर क्या है? ये लिखा गया। भी दोनों की इसमें बुनावट से लिखा गया है। आगे है बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वही क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया क्या है? ये एक उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। ठीक है भाई, देखो पृष्ठभूमि तो कहाँ से ली गई है? उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि से ली गई है। ठीक है, कहाँ से? हर्षकालीन राजनीतिक, ठीक है, हर्षकालीन जो समय था उस समय से ली गई है। कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है और से सब कुछ क्या है? कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीवी बनाकर लिखा गया है। ठीक है भाई, जो उपन्यास है ये बाणभट्ट की आत्मकथा भाई, और जो संस्कृत का ग्रंथ है हर्षचरित्र उसको उपजीवी बनाकर लिखा गया है बाणभट्ट की आत्मकथा भाई। ठीक है, पात्र है भाई, मुख्य पात्र में है इसके, मुख्य पात्र में भी बाणभट्ट हर्षवर्धन का राज पंडित है। बाणभट्ट नीतिवादी है, सभ्य, शिष्ट एवं मधुभाषी है। यह उपन्यास का नायक भी है। बाणभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट है। क्या भाई? जो बाणभट्ट है उसका वास्तविक नाम क्या बताया? दक्ष भट्ट बताया है। नारी का सम्मान करता है। ठीक है, ये बाणभट्ट की क्या है? विशेषता रही है इसमें। ये क्या है? जो बाणभट्ट है वो राज पंडित है, नीतिवादी है, सभ्य है, शिष्ट है एवं मधुभाषी है। ठीक है, यह उपन्यास का नायक भी है। कौन? बाणभट्ट। और बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या बताया है? दक्ष भट्ट। नारी का सम्मान भी करता है भाई। ठीक है, निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा जो बाणभट्ट से प्रेम करती है। जो निपुणिका है भाई वो क्या है?
नीची श्रेणी की यानी निम्न श्रेणी की विधवा है जो बाण भट्ट से क्या करती है, प्रेम करती है। यह बाण की नाटक मंडली की पात्र भी है। ठीक है, क्या भाई, नाटक मंडली की पात्र भी है। बाद में पान की दुकान चलाती है। भटनी राजकन्या है और तुवर मिलिंद की पुत्री है। जो भटनी है वो क्या है, राजकन्या है, और तुवर मिलिंद की क्या है, पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है। ठीक है भाई, क्या है केंद्र में नाटक के, ठीक है, भटनी जो है, ठीक है, वो क्या है, राजकन्या है, और जब ये नाटक करते हैं उसके केंद्र में क्या है, जो भटनी है उसका अपहरण होना और छुड़वाना क्या है, केंद्र में रखा गया है। गौण पात्र में गौण पात्र में भाई कौन कौन आते हैं, अघोर भैरव आता है जो वामवार्गी साधक है। लोरिक देव आता है जो भदेश्वर दुर्ग का स्वामी है। सुगत भद आता है जो बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है। महामाया है, ग्रहवर्मा की रानी है। क्या भी, ग्रहवर्मा की रानी कौन है, महामाया। सुचरित्रा है, उपकथा की नायिका। ठीक है, और अन्य है, हर्षवर्धन है, कृष्णवर्धन है, विग्रह वर्मा है, तुवर मिलिंद है और राज्यश्री है। ये भाई क्या है, गौण पात्र में आएंगे। और आप सभी को पता है जो हमारे उपन्यास है, कहानियां हैं, उनके क्या है, कथन पूछे जाते हैं, पंक्तियां पूछी जाती है, पात्र पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना भाई। अब है कथा वस्तु। प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबार कवि बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंतम दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो ये उपन्यास भाई 20 उच्छ्वासों में क्या है, विभक्त है। ये आपको ध्यान रखना। जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है वो कितने उच्छ्वासों में विभक्त है, तो 20 में भी। उपन्यास का उद्देश्य बाणभट्ट एवं हर्षवर्धनकालीन युग को संदर्भों सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक के साथ चित्रित व वर्णित करना है। उपन्यास में नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। बाणभट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। जो बाणभट्ट है वही वो स्त्रियों का क्या है, सम्मान रखने वाला व्यक्ति है, यानी स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। वास्तव में बाणभट्ट के द्वारा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंध विचारों को भी समझते हैं। क्या भाई, वास्तव में क्या बताया, जो बाणभट्ट है, ठीक है, जो बाणभट्ट जो चरित्र व्यक्ति बताया गया है उसके द्वारा जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी है उपन्यास के लेखक, ठीक है, के उसके स्त्री संबंध विचारों को भी हम क्या इसमें समझते हैं। आगे है भाई, निडनिया यानी निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात भट्ट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। देखो भाई, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पंक्तियाँ हैं, ये कथन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है और ये बाणभट्ट का कथन है। ठीक, और कहाँ से लिया गया है, बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, जो मैं आप सबके लिए मैंने जो सीरीज चला रखी है PYQ की 2004 से लेकर 2024 तक, ठीक है, उसमें एक कथन काफ़ी बार आए हैं भी पेपर में, और मैंने आपको टोटल उसमें भाई 38 क्लास करवा दी है। तो प्लीज़ भाई जिसे बच्चे ने नहीं देखी तो उसको देख लेना। आगे है, हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। क्या भाई, हर्षवर्धन के समय में जो ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का टकराव हुआ था उसको भी उपन्यास में क्या है, एक हिस्सा बनाया गया, यानी इसको भी लिया गया है। हर्षवर्धन बौद्ध था। जो हर्षवर्धन है वो क्या थे, वो बौद्ध था, बौद्ध धर्म से थे, लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था। ठीक है, लेकिन वो ब्राह्मणों को भी क्या था, अपने राज्य में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था। सन 1946 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी समन्वय की आशा से देख रहा है। ठीक है, कितना प्रकाशित था इसका, प्रकाशित समय क्या था बाणभट्ट की आत्मकथा का, 1946 में। उपन्यास मानव धर्म को भी सबसे बड़ा धर्म बताता है। ठीक है, जो ये उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसमें क्या है भाई,
मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। एक प्रसंग आता है जब बाणभट्ट को नदी पार करते समय वराह की मूर्ति और भटनी में से किसी एक को बचाना होता है। ठीक है, जब वह बाणभट्ट क्या है नदी पार करता है तो उसको भी वराह की मूर्ति और भटनी में से किसी एक को बचाना होता है, तो वह भटनी को बचाता है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। किसने भी? जो रमेश कुंतल है, मेघ जी हैं, रमेश कुंतल मेघ जी ने है, उन्होंने क्या भी भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर जो उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसका जो कथानक है उसको 5 भागों में बांटा है। ये पूछा जा सकता है बाणभट्ट की आत्मकथा में जो हमारे उपन्यास का कथानक है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा। और किसने बांटा भाई? रमेश कुंतल मेघ ने। पहला चरण है सतानेश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। कहाँ पे? सतानेश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की क्या होती है? भेंट होती है, यानी वो मिलते हैं वहाँ पे। वह निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भटनी बंदनी है। ठीक है, यानी बंधक बना के रखी गई है कौन? भटनी। कहाँ पे? छोटे राजकुल में। वहाँ से उसे किसी तरह निकालना होगा। इससे बाण स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा ले आता है। दूसरे चरण में भाई इसके बाद बाणभट्ट भटनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है। कहाँ पे लेके जाता है भाई? मगध लेके जाता है। और कहाँ से? गंगा मार्ग से। ठीक है, और किसमें? नौका में भी। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। बाण वहां से दोनों को बचाकर निकल जाता है। ठीक भाई, क्या भाई? चुनार के किले के पास उसकी नौका पर क्या होता है? डाकुओं का हमला होता है। कौन से किले के पास उसके नौका पर हमला हुआ भाई? चुनार। ठीक है, चुनार किले के पास। ठीक है, और किसने हमला किया है? डाकुओं ने हमला किया है। बाण वहां से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंचता है। और कहाँ पे पहुंचता है? लोरिक नामक एक सामंत जी है, उसके घर पर पहुंचता। दूसरे चरण में है ये। तीसरे चरण में है उन्हें वहीं छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रज्ञा के बल पर वहां राजकवि नियुक्त होता है। बाद में बाण द्वारा भटनी को सथानेश्वर आमंत्रित करना एवं भटनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। ठीक है, ये तीसरे चरण में है। चौथे चरण में यह चरण भटनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। पांचवा चरण है हर्ष के दरबार में बाणभट्ट भटनी और निपुणिका का आना, वहां रत्नावली नाटिका का मंचन होना। कौन सी नाटिका का? रत्नावली नाटिका का मंचन होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। तो इस नाटक के अंत में क्या होता है? जो निपुणिका है, ठीक है, उसके प्राणों का भी अंत हो जाता है। अंत में बाणभट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भटनी को तुवर मिलिंद के यहाँ पहुंचाने जाता है। प्रमुख उदाहरण है जो पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी आप अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना। तो भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है? साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उसमें एक देवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। देखो भाई, ये काफ़ी बार पेपर में आया है। ठीक है, तो आप इसको महत्वपूर्ण मान लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। लज्जा जो तरुणियों का स्वभाव अलंकार है। क्या भाई? लज्जा जो तरुणियों का भाव स्वाभाविक अलंकार। भाई लज्जा क्या है? जो जवान लेडी से होती है उनका स्वाभाविक गहना है। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? तो ये बाणभट्ट के। किसके है? बाणभट्ट के है भाई ये। ठीक है, अगला है आगे भाई, चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। जो बुद्धिमान होता है उसकी नीति क्या होती है? मौन होती है। ये बाणभट्ट के ही कथन है। आगे है भाई, तर्क से द्वेष बढ़ता है। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। यह आचार्य पाद के
इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर। ये बाबा का कथन है भाई। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। आगे है पुरुष निसंग, स्त्री आसक्त। पुरुष निद्वंद, स्त्री द्वंद्वामुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती। ये महामाया का कथन है भाई। आगे है स्त्री प्रकृति वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये भी महामाया का कथन है। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ये अघोर भैरव का कथन है भाई। आगे है मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी आर्य। ये सुचरिता का है। क्या भी मानव देह जो है वो दंड भोगने के लिए नहीं बनी आर्य। ये सुचरिता का है। धर्म की रक्षा अनुन्य विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। ये भी महामाया का कथन है भाई। और ये जो मैं आपको करवा रही हूँ पेपर में पूछे गए हैं काफी बार, इसलिए मैं आपको जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमारे उपन्यास में से वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ भाई। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मांस भी नहीं बता सकते। बाणभट्ट भाई। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। ये योगी का कथन है भाई। प्रेम एक और अविभाज्य है। क्या भाई प्रेम एक और क्या है, अविभाज्य है। उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। ये निपुणता का है। दुनिया केवल परस्पर प्रतिमाओं पर जान देती है। ये चारु सिमस्ता का है। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। क्या भाई अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। ये निपुणिका का है। अगला है मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। तो ये भाई बाणभट्ट का है। किसका है, बाणभट्ट का कथन है भाई। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। तो इसी के साथ भाई जो हमारा उपन्यास था बाणभट्ट की आत्मकथा, जो उसका महत्वपूर्ण उसमें थे सारी बातें, वो मैंने आपको करवा दी है, जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, आते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट तो आप ज़रूर किया करो भाई। क्योंकि जो भी बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है या भाई प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है हरियाणा की, तो आप सभी को पता प्रोफेसर का 1 जून का पेपर है। ठीक है, 1 जून का पेपर है। और मैं संभवतः जितना भी इसमें कहानी है, नाटक है, वो मैं आपको सभी करवा दूंगी। और साथ के साथ मैं आपको भाई जो 2004 से लेकर 2024 तक के जितने भी PYQ है, जितने भी आपके पेपर हुए यूजीसी नेट के, मैं वो भी करवाने लग रही हूँ। तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी ज़रूर से ज़रूर देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास क्या है शेयर किया करो भाई। ठीक है, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर किया करो। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।